और इसका जो टॉपिक हम पढ़ने लगे हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या अहमियत है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कैसे जो है वो उससे हम फ़ायदा उठाते हैं और कौन से मामला तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं, उनके बारे में हम पढ़ने लगे हैं। जी, सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 7 का नाम है, आपको पता है चैप्टर 7 हम पढ़ रहे हैं। और लेट्स स्टार्ट जी। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या अहमियत है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखती है ये। क्या अहमियत है इसकी, देखें। सबसे पहले ऑलमोस्ट ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिक इन नेचर, कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडीज़ के अंदर हो रहे हैं, ये किसी भी जानदार जिस्म के अंदर हो रहे हैं, वो सारे के सारे जो रिएक्शंस हैं दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर। तो यहाँ से ये बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा हमें हो जाता है कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं, जो भी केमिकल रिएक्शंस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना बहुत ज़रूरी है किसी भी जानदार चीज़ को पढ़ने के लिए या समझने के लिए। फिर अगली लाइन में बताता है द मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, विटामिन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। इसने ये 6 चीज़ों का नाम लिया: प्रोटीन्स, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड्स। ये सारे वो कंपाउंड्स हैं, सारे वो मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो पाए जाते हैं, और ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। प्रोटीन्स हमारे जिस्म का गोश्त होता है, एंजाइम्स हमारी बॉडी में कैटालिसिस का काम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में सेल्स की प्रोडक्शन, सेल की मेंटेनेंस और बड़े कामों में, लिपिड्स हमारी बॉडी में एनर्जी सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करते होते हैं, विटामिन्स हमारी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ के लिए ज़रूरत होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हमें चाहिए ताकि हमारी जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है वो मिले। तो ये सब के सब ऑर्गेनिक है। सो दे कंटेन थाउजेंड्स ऑफ कार्बन एटम्स। प्रोटीन्स, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, विटामिन्स और न्यूक्लिक एसिड्स, इन सब में थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो मौजूद होते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर थाउजेंड एंड थाउजेंड कार्बन एटम्स जो है वो मौजूद होते हैं। फिर तीसरे नंबर पे इसकी जो इंपॉर्टेंस है, वी आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिकॉज दे अकर इन फॉर्म ऑफ फूड। फूड की फॉर्म में मौजूद है, मेडिसिन की फॉर्म में मौजूद है, और हमारी क्लोथिंग की फॉर्म में भी मौजूद है। तो आया ये कि अगर मिसाल के तौर पर आपने चाहते हैं कि इंसान की फूड में तब्दीली आए, फूड में किसी किस्म की तब्दीली लेके आना चाहते हैं, मेडिसिन में किसी किस्म की तब्दीली लेके आना चाहते हैं, क्लोथिंग में किसी किस्म की तब्दीली लेके आना चाहते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अगली स्लाइड पे ये इसकी चौथी इंपॉर्टेंस हमारे पास आ गई कि लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड इन लेबॉर्ट्री। बहुत बड़े पैमाने पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किए जाते हैं। इससे पहले आपको वाइटर फोर्स थ्योरी के बारे में बता चुके हैं कि लोग क्या सोचते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन सिंस देन, तब से लेके आप आज तक 1828 से लेके वोलर के ज़माने से लेके आज तक देयर आर मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच हैज़ बीन सिंथेसाइज्ड इन द लेबॉर्ट्री, जिनमें से देखें प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर, मेडिसिन, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो किसी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पेंट्स, वार्निशेस, टेक्सटाइल फाइबर्स यानी कि धागे, फर्टिलाइजर्स, खादें, पेस्टिसाइड्स, कीड़े मार दवायात, डिटर्जेंट्स, सर्फ वगैरह, कॉस्मेटिक्स, मेकअप का सामान जो है, और डाइस, रंग वगैरह, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। तो आप ये देख लें कि एक तो आपकी ज़िंदगी के लिए भी बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और दूसरा ये कि आपकी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजारने के लिए भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत। Many synthetic organic compounds prevent the shortage of naturally occurring products. Synthetic organic compounds यानी कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हम खुद लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर करते हैं, तो कहता है वो नेचुरली occurring शॉर्टेज जो है ना वो उन कंपाउंड्स के उसको कम कर देते हैं। मिसाल के तौर पर कॉटन नेचुरली occurring कंपाउंड है, तो हम उसको लेबॉर्ट्री में भी तैयार कर सकते हैं। तो लेबॉर्ट्री में तैयार करेंगे तो कॉटन की जो शॉर्टेज है वो हमारी जो है वो शॉर्टेज वहाँ से पूरी हो जाएगी। सो और बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनकी हमें जो है ज़रूरत है। अगला टॉपिक शुरू होता है, और अगला टॉपिक है जी सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें कहाँ से मिलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम कहाँ से ले सकते हैं, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो सोर्सेज हैं वो यहाँ पर मेंशन है। 2 मेजर सोर्सेज हैं, एक सोर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म से और एक सोर्स है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से। 2 सोर्सेज से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर सकते हैं फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सोर्स नंबर 1
एंड फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सोर्स नंबर 2। सोर्स नंबर 1 लिविंग ऑर्गेनिज्म में फिर जाके दो कैटेगरी हैं कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एनिमल से हासिल कर सकते हैं, आप जो कार्बन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये प्लांट से हासिल कर सकते हैं, एनिमल से भी हासिल कर सकते हैं, प्लांट से भी। जबकि नॉन लिविंग में 3 आगे से टाइप्स हैं। कोल यानी कि कोयला, नेचुरल गैस जिसे आम ज़बान में सुई गैस कहते हैं, और पेट्रोलियम यानी कि क्रूड ऑयल। ये पेट्रोलियम पेट्रोल नहीं है, ये क्रूड ऑयल के लिए लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया जाता है। तो सोर्सेज में ही कहते हैं दीज आर कॉल्ड एज फॉसिल फ्यूल्स एंड आर फॉर्म्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, के ये जो है वो फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं और ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे बने हैं। मतलब ज़मीन की अंदर जो है ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं वो जो हमें मिलते हैं ये कैसे बने हैं कि आज से लाखों साल पहले जो जानवर, जो दरख्त, जो पौधे मर गए थे, ज़मीन की सतह के अंदर दफन हो गए। वो ज़मीन की सतह के अंदर दफन होने के बाद हाई टेम्परेचर और प्रेशर ने उनको कन्वर्ट कर दिया इनटू कोल एंड पेट्रोलियम एंड गैस में इनको तब्दील कर दिया। तो ये लंबे अरसे से जो वहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले हम नॉन लिविंग सोर्सेज की डिस्कशन करते हैं। तो नॉन लिविंग सोर्सेज में सबसे पहले कोल आता है। कोल क्या है? ये वो पुराने ज़माने के दरख्त जो ज़मीन की सतह के अंदर दफन हो गए थे, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ने लकड़ी को कोयले में तब्दील कर दिया। सो कोल इज़ फाउंड बीनीथ द अर्थ क्रस्ट इन फॉर्म ऑफ लार्ज डिपॉजिट्स, बड़े बड़े डिपॉजिट्स की फॉर्म में। आपको पता है पाकिस्तान में थर के मुकाम पे कोयले की कानें मौजूद हैं, कुछ कोयले की कानें इस्लामाबाद के करीब भी हैं, ठीक है जी, वहाँ मौजूद है। So it is also believed that coal in nature was formed from the remains of trees buried inside the earth crust 500 million years ago। 500 मिलियन साल पहले दरख्त जो ज़मीन के अंदर दफन हो गए थे, उनकी बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन की वजह से जो उनकी दरख्तों की लकड़ी थी गॉट कन्वर्टेड इनटू कोल ड्यू टू बैक्टीरियल एंड केमिकल एक्शन। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, बैक्टीरियल एंड केमिकल एक्शन भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये 4 फैक्टर्स आ गए। बैक्टीरियल, केमिकल, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर कन्वर्ट दिस वुड इनटू कोल। उसने इस वुड को कोल में तब्दील कर दिया। इनसाइड द अर्थ क्रस्ट द मैटर वाज चेंज इनटू कोल। तो ये कोयला हमारा एक सोर्स था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन फॉर्मेशन ऑफ कोल फ्रॉम वुड आर समराइज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशन। ये देखें यहाँ पर इक्वेशन में कि लकड़ी थी, बैक्टीरियल केमिकल एक्शन ने लकड़ी को कन्वर्ट किया पीट में। पीट एक ऐसा कोयला है जिसमें 60% कार्बन होती है। जिस कोयले में जितनी कम कार्बन की परसेंटेज होगी वो उतना घटिया क्वालिटी का कोयला होगा, और जिस कोयले में कार्बन की परसेंटेज जितनी ज़्यादा होगी वो उतने अच्छे क्वालिटी का कोयला होगा। तो पीट जिसमें 60% कार्बन है, ये बड़ी अच्छी क्वालिटी का, मतलब बड़ी बुरी क्वालिटी का कोयला है, जो कि लकड़ी से फ़ौरन जो कन्वर्ट हुआ वो पीट में कन्वर्ट हुआ। अच्छा, पीट से क्या हुआ कि हर टेम्परेचर और प्रेशर ने, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस पीट को कन्वर्ट कर दिया इनटू लिग्नाइट, और फिर सिर्फ प्रेशर ने लिग्नाइट को कन्वर्ट किया इनटू बिटुमिनस। लिग्नाइट में 70% कार्बन होती है। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि पीट से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का कोयला है ये। लिग्नाइट के ऊपर जब प्रेशर पड़ा मजीद तो इट गॉट कन्वर्टेड इनटू बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस कोल में 80% कार्बन होती है और ये लिग्नाइट से अच्छा होता है। और आखिरकार हाई प्रेशर ने इस बिटुमिनस को एंथ्रासाइट में कन्वर्ट कर दिया, और एंथ्रासाइट उससे भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है और उसमें 90% कार्बन होती। तो ये शॉर्ट सवाल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जो इक्वेशन है कि डिस्कस द स्टेप्स ऑफ कन्वर्टिंग वुड इनटू अ कोल। तो ये आपको फिर सारे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, तो ये याद कर लें अच्छे तरीके से। फिर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोयले की इंपॉर्टेंस क्या है? कोयला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि ये डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और इसको हम वैसे भी फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कैसे? कोल इज एन इंपॉर्टेंट सॉलिड फ्यूल एंड बिकम एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक तो कोयला बहुत इंपॉर्टेंट सॉलिड फ्यूल है, दूसरी बड़ी बात यह है कि कोयला दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स भी है। वो कैसे? अगर कोयले की हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करें, या जिसे कार्बनाइजेशन ऑफ कोल भी कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी कह सकते हैं, कार्बनाइजेशन ऑफ कोल भी कह सकते हैं। तो व्हेन कोल इज हीटेड, जब कोयले को हम हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की अदम मौजूदगी में हीट करना, बर्न